लेट्स सी बच्चों को कौन सी वीडियोस की ज़रूरत है। थोड़ा कमेंट्स वगैरह पढ़ के पता लगाता हूँ। सर सीबीएसई ने जो लॉन्च करा है ये पेपर सॉल्व करा दो। सर सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दो। सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करा दो। सर सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दो सीबीएसई का। सर सीबीएसई वाला पेपर सॉल्व करा दो। सर सीबीएसई ने जो लॉन्च कराया है पेपर सॉल्व करा दो। सर सीबीएसई ने जो लॉन्च करा है ये पेपर सर सीबीएसई वाला सैम्पल सीबीएसई का वाला सैम्पल पेपर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए आप। यहां पर आज मैं आपको करवाऊंगा सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था, वो वाला पेपर है ये। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज हम करेंगे मैथमेटिक बेसिक वालों का। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड वाला भी सॉल्व करवा दूं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देना नीचे, मैं स्टैंडर्ड वाला भी सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें देखने को, हमें मिलेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होंगे, लेकिन हमको 16 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 16 मार्क्स का सेक्शन ए आपका रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है आपका। प्रोबेबिलिटी का फुल चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है इस वीडियो के अंदर, सारी एक्सरसाइज करवा रखी है। अगर सीखना है ये वीडियो आप देख सकते हो बाद में। आइए सवाल हमसे कह रहा है कि आ बॉक्स कंटेंस कार्ड नंबर 6 to 50। एक बॉक्स है इस तरह का, इस बॉक्स के अंदर 6 से लेकर 50 तक के नंबर डले हुए, कार्ड डले हुए हैं, मतलब कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखे हुए। अभी एक कार्ड पे लिखा हुआ 6, एक कार्ड पे 7, एक कार्ड पे 8, एक पे 9, इस तरीके से 50 नंबर तक लिखे हुए कार्ड इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। इस बॉक्स के अंदर से एक कार्ड निकाल लिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, कि ये जो निकाला गया कार्ड है ये कैसा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इस कार्ड के ऊपर जो नंबर आएगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 6 चिंग 36 हो गया, 7 7 49, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो कितने कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नीचे लिखे जाएंगे। तो देखिए कार्ड पे नंबर डले हुए 6 to 50, तो अगर इनको हम काउंट करेंगे तो 45 कार्ड्स बैठेंगे। शुरू के 5 हटा दो, 50 में से कितने बचे, 45 बचे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 45 जो नीचे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आ गया। ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, या जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। किसकी निकालनी है, कि ये जो कार्ड निकाला गया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। कैसा नंबर हो, जैसे कि 3 3 9 हो, 4 चौक 16 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 6 छिंग 36 हो गया और 7 7 49 हो गया। बस यही नंबर ऐसे होंगे जो 6 से 50 के बीच में आते हैं। आप सोच रहे हो सर 4 क्यों नहीं लिया आपने, 4 नंबर का कार्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्ड हमने लिखे ही 6 नंबर से स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब 4 नंबर का कार्ड होगा ही नहीं, तो 4 हम नहीं लेंगे। तो इस नंबर के कार्ड होंगे उसके अंदर, और यही नंबर ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का। तो कितने कार्ड हैं गिन लो, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्ड्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका ये 5 कटेगा तो काट दो, 5 एकम 5, 5 3 45, तो 5 एकम 5, 5 3 45, 1 बटा 9। फटाफट से ऑप्शन पे आ जाओ, देखो क्या कहीं पर 1 बटा 9 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा, ये रहा डी ऑप्शन 1 बटा 9, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो फटाफट आपको इसको कर लेना है। आइए बिना रुके कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। लगे हाथों, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि इन अ सर्कल, सर्कल वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर जो आपका 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके अंदर से आपका ये लिया गया है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर का। ये सर्कल बना लेता हूं, तो रफली मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका पूरा डायमीटर है 42 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या आधी कर देंगे 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की पूरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमको। एन आर्क, एक चाप बनी हुई है। ठीक है, चाप पता है ना आपको चाप कैसी होती है, तो एक चाप बनी हुई है इस तरीके से, यहां से यहां तक की एक आर्क बन गई। ठीक है, ये एक चाप बन गई, और ये चाप जो ये आर्क क्या कर रही है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आइए सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम। तो यहां पर से हमने ये दोनों लाइंस मिला दी, दोनों कॉर्नर, और सेंटर पे 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ये बन गया हमसे जो कहा गया है एट द सेंटर, वेयर
पाई जो है, पाई बड़ा 7 लेना है। देन द लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमें चाप की लंबाई, इस आर्क की लंबाई बतानी है। जो रेड कलर से आर्क बनाई है मैंने, इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको आर्क की लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो आर्क की लेंथ निकालनी है आपको। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बटा 180 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये फॉर्मूला लगाना, लेंथ ऑफ आर्क निकल के आएगी। तो आइए फटाफट वैल्यूज रखते हैं। तो पाई, थीटा, थीटा कितना है, एंगल, वो एंगल जो यहाँ बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई हमको लेना है 22/7। तो पाई हो जाएगा आपका 22/7 नीचे आ जाएगा, और ये नीचे 180 भी है, ये भी नीचे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 जो कट रहा होगा काट दो। देखिए 7 से ये 21 चला जाएगा, 7 × 21, ठीक है जी। 60 से 180 कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 3 बार, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, सब कुछ कट पड़ गया। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 22 बचा। हमको बीच में 22 दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये 22 बचा है। तो यही आपका आंसर है, बस ये रहा 22। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 22 दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 22 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे धुएं कर देंगे आप फटाफट, एक एक नंबर के सवाल आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ये 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन के करवाऊंगा। आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 फटाफट वन टेक के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई देन टेन थीटा। हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो भैया टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो हमको पता है कि टेन थीटा साइन बाय कोस हम लिख सकते हैं। अब साइन थीटा हमको दे रखा है ऑलरेडी एक्स के बराबर है, तो इस साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स। अब इस कोस थीटा की जगह क्या लिखें, देखिए हमें सेक थीटा दे रखा है, और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। तो सेक थीटा है वाई, तो कोस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 1/y। तो 1/y लिख देंगे। अब ये 1/y इस तरह से y नीचे हो जाएगा, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x और y बाहर बाहर है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x × y। क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जी हाँ मैंने देखा यहाँ पर x × y, ऑप्शन नंबर ए मुझे नजर आ रहा है, तो यही इसका सही जवाब है। फटाफट सॉल्यूशन आपके होते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y = 0 एंड y = -5 हैज। 2 इक्वेशन दी गई हैं हमको, एक इक्वेशन है y = 0 और एक इक्वेशन है y = -5 हैज। इन दोनों इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन है इनका क्या होगा, इनका एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों लाइन इक्वेशन के एक के ऊपर एक आ जाए तो होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर एक ही बार कट करें तो होता है आपका 1 सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो दोनों लाइन तो जब कटे ही नहीं, एक दूसरे को टच ही ना करे, तो होता है नो सॉल्यूशन के कटेंगे ही नहीं। तो ये हमको पता है, छोटी सी बेसिक बात है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि इनकी लाइन क्या बनेगी। तो आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए आपको रिकॉल करा दूं कि लीनियर इक्वेशन की हमेशा ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन अगर कोई है, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसकी हमेशा एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर। तो अगर मैं रफली एक ग्राफ बनाऊं, लेट सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये इसका एक्स एक्सिस आ गई, ये इसका वाई एक्सिस आ गई, तो इसके ऊपर क्या होगा, y = 0, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। y0 कहाँ होगा भैया, यहाँ से शुरू करेंगे, y0 मतलब यहीं, इसी लाइन के ऊपर इसकी ये लाइन बन जाएगी एक लाइन। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए ठीक से। तो y = 0 की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो x एक्सिस पे बन जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से बनेगी। y = -5, निगेटिव होने की वजह से इसका नीचे निगेटिव में जाएगी एक लाइन, y = -5 की यहाँ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई, दोनों पैरेलल हैं। जब 2 लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये कभी भी कट सकती हैं, नहीं कटेंगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर डाइस थ्रोन वंस, एक लूडो का दाना, एक पासा फेंका गया। तो हमें क्या बताना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, एक लूडो का दाना फेंका है, कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा 6, जो कि नीचे आता है, तो नीचे आ जाएगा आपका 6। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालना है, हम निकाल रहे हैं इवन कंपोजिट नंबर्स। तो इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 4 से शुरू होते हैं। तो पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, और लूडो के दाने में 4 और 6, ये 2 ही इवन कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि 4 भी लूडो के दाने में होता है, 6 भी होता है। कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए, 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 2 × 3 = 6, 1/3 दिख रहा है आपको 1/3 इसके अंदर, हाँ जी दिख रहा है मुझे। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी,
1/3 ये इसका सही आंसर आ जाएगा। फटाफट करते चले जाएंगे, बहुत ही आसान पेपर आपका आने वाला है ये, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं डियर सर से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि 8 चेयर्स इन 5 टेबल कॉस्ट रुपीज इतने, कि 8 कुर्सियां और 5 मेजें 5 टेबल हैं, उनकी जो कीमत है वो इतनी दी गई है। और हमसे कहा गया है कि 5 चेयर और 3 टेबल की कीमत इतनी है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, एक चेयर की कीमत, एक कुर्सी कितने रुपए की है ये बताना है। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करेंगे आप फटाफट स्पीड में, बुलेट ट्रेन की तरह। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 8 चेयर, तो 8 चेयर प्लस 5 टेबल्स, ये मिलकर कितने रुपए की हैं? ये मिलकर है 10,500 रुपये की। और फिर 3 टेबल्स, फिर है 5 चेयर्स, फिर 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स, ये दोनों मिलकर कितने रुपये की है? 6,450 रुपये की। ये हमसे कहा गया है। हमको निकालना है एक कुर्सी की कीमत। हमको चेयर चाहिए, चेयर चाहिए तो टेबल को काटना पड़ेगा, टेबल को हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। टेबल जब कैंसिल हो सकती है जब दोनों तरफ सेम सेम हो, तो प्लस माइनस होकर वो कट जाएंगी। या 5 टेबल है या 3 टेबल है, तो आइए इनको सेम बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम इस पूरी इक्वेशन की, इस वाली पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 3 5 जार 15, ये 15 हो जाएगा, और 5 3 जार 15, ये भी 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, यहाँ पर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे टेबल सेम हो जाएंगी, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए कर देते हैं इनको कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए 3 8 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 चेयर, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 5 जार 15 टेबल्स, तो 15 टेबल्स हो जाएंगी। और 10,500 की भी कर देंगे, तो 10 तिया 30,000 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 31,500। ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। नीचे वाली इक्वेशन की पूरी की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पंजे 25C, तो यहाँ पर आ जाएगा 25C, प्लस का प्लस कर देंगे, 5 तिया 15T, यहाँ पर हो जाएंगी 15T, मतलब 15 टेबल, और इसकी भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 0 0, 5 पंजे 25 का पर हासिल लगा दो, 5 एकम 5, और ठीक है 5 पंजे 5 24 और 2 22 का 2 हासिल लगा दो, 5 एकम 5 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा आपका 32,250। अब यहाँ पर क्या हुआ? टेबल टेबल बराबर हो गई। हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस और माइनस कट जाएंगी, ये 15T प्लस का, ये 15T माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25C में से 24C घटाने हैं, 25 चेयर में से 24 चेयर हटा दो, कितनी चेयर बचेंगी? एक चेयर बचेगी, ओनली 1 चेयर, तो 1C लिख देंगे। बड़ा नंबर 25 है माइनस का, तो माइनस भी हम लगाएंगे, ठीक है जी। इक्वल का इक्वल लगा लो, यहाँ पर भी 32,250 में से आप 31,500 माइनस करेंगे तो 500 और 250 750, तो ये आ जाएगा आपका 750 माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है 32,250, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। C बराबर आ गया 750। C क्या माना था हमने? चेयर मानी थी। एक कुर्सी 750 रुपये की है, यही तो पूछा हमसे कि एक चेयर कितने की है, तो ऑप्शन नंबर ए 750 इसका सही आंसर है। अगर आपसे टेबल पूछ लेता तो 900 रुपये टेबल आती, ठीक है। ये आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो बहरहाल ऐसे आपको करना है, एक चीज को सेम बना के कैंसिल आउट करना है, दूसरी खुद निकल के आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इसका यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से हमसे लिया गया है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 थीटा क्या होगा। आइए जो दे रखा है उसी से सवाल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता रखा है, तो हमें दे रखा है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमको दे रखा है, और ये है पूरा 1 के इक्वल। अब मैंने आपको बताया था कि हमें सोचना पड़ता है, हमको लाना है साइन स्क्वायर। साइन कैसे आ सकता है, कब कब आ सकता है? साइन ऐसे आ सकता है, मुझे फॉर्मूला याद है कि 1 जो होता है ना वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैं इस 1 के बदले क्या करूंगा? अब मैं इस 1 के बदले यहाँ पर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है ये फॉर्मूले याद करने की। ये आप देख सकते हैं अपने पार्ट टाइम में सीखने के लिए फॉर्मूलों को। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इधर उधर दोनों तरफ तक कैंसिल कर दिया हमने। क्या बचा? हमारे पास बचा इधर कोस थीटा और इधर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा के बराबर है।
इतनी बात समझ में आ गई। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके ऊपर है। अब ऐसा हमने क्या करा, ऐसा करने से ये हो गया, हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ दिस, हमको वैल्यू निकालनी है अब साइन स्क्वायर थीटा की प्लस साइन की पावर 4 थीटा की, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस थीटा है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस थीटा रख सकता हूँ, जी हाँ रख सकता हूँ। तो इसकी जगह तो मैंने रख दिया यहाँ पर कोस थीटा प्लस ये है साइन की पावर 4, साइन की पावर 2 तो है कोस थीटा, साइन की पावर 2 तो है कोस थीटा, लेकिन यह पावर 4 मतलब 2 का 2 मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसके साइन स्क्वायर के बदले तो कोस थीटा आ गया, और जो साइन स्क्वायर बचा, वो जो स्क्वायर बचा उस स्क्वायर के बदले का हम यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर लगा देंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई आपके, या मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूँ? चलिए और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा का मतलब है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये मतलब है, ऐसे आप समझ लो, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पर क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा है कोस थीटा के बराबर, तो यहाँ पर इसके बदले भी कोस थीटा आएगा और इसके बदले भी कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करूँ मैं, आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, घूम फिर के बाद वहीं आ गई, कहाँ आ गई, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है, वो तो 1 के बराबर होता है, सवाल ही यही था हमारा, ठीक है। तो इसके बदले फिर 1 आ जाएगा, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को सॉल्व करके ये आया, और घूम फिर के कहानी क्या आ गई, 1 पे आ गई। मतलब इसका आंसर जो है वो दोस्तों क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C1, हम लगा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। तो फटाफट ये 3 सवाल और कर दिए हमने, बहुत स्पीडली हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो बने रहे मेरे साथ। यहाँ पे 2 सवाल आपके ये और होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे के सवाल भी सॉल्व करवा देता हूँ। मिशन है आपको 100% मार्क्स दिलाने का। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 8वां सवाल है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। और इस टाइप का सवाल देखते ही मुझे याद आ गया कि मैंने आपको यहाँ पर इस रियल नंबर वाले चैप्टर के अंदर इस टाइप के सवालों को करने की शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। क्या बताया था मैंने कि भैया अगर नीचे 2 और 5 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा तो वो नंबर कट जाएगा, तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एज दैट, देखते ही मारेंगे हम इसका ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेटिंग। यस, ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म सवाल, कुछ नहीं करना है। 1 सेकंड में आंसर, द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम बताना है। तो आइए पहले इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं आपके आसानी के लिए। इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई में है 3 तियां 9 तियां 27, 3 की पावर 3 है, तो 3 तियां 9 तियां 27, ये हो जाएगा। 27 चौक हम कर लेंगे, 4 7 28, तो ये हो जाएगा आपका 108, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से फटाफट से आप इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 3 तियां 9, ये हो जाएगा 9, और 8 निम होते हैं 72। ये दोनों नंबर आ गए, मतलब इनका एलसीएम निकालना था हमको, तो बहुत आसान है। आइए निकाल लेते हैं एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़ों में आता हो। तो मैंने ध्यान लगाया, मैंने देखा हाँ जी 216 ऐसा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है। 108 दूनी 216 होता है और 72 तियां 216 होता है, तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन भी फैक्टर में है, कोई बात नहीं, इसके फैक्टर कर लो ना। यहाँ पर इसके फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये मैंने कैसे बता दिया एकदम से, मैंने ऐसे बता दिया। देखिए 27 क्या था, 3 की पावर 3, और 27 चौक जो था वो था 108, इसी का डबल करना मतलब इंटू 2 करना है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, एक 2 और जोड़ना 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर टिक कर देना है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये आपका सही जवाब है। बगैर रुके बिना रुके हम चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18। 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है 18, और उनकी गुणा, उनका प्रोडक्ट दिया गया है, उनकी मल्टीप्लाई दी गई है इतनी। आपको उनका एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक फॉर्मूला कई बार आपको मैंने बता रखा है, क्या कि किन्हीं भी 2 नंबर की अगर हम एलसीएम की और उनके एचसीएफ की हम मल्टीप्लाई करें तो उन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला पता है, और इसी की हेल्प से अब हमको एक नंबर और मिलने वाला है। हम क्या करेंगे भैया, एलसीएम हमको निकालना है, नहीं पता कोई बात नहीं, एचसीएफ हमको पता है 18 है, 18 लिख दिया। प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, 12960 दे रखी है। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर से जब मैं इसको इक्वल के उधर लेके जाऊंगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब बस 18 से इस नंबर को आप डिवाइड कर दो, तो देखिए फटाफट मैंने यहाँ पर पहाड़ा दौड़ाया, 18 सत्ते होते हैं 126, 126 18 सत्ते
आगे करना ही नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि 18 7 7 वाला ऑप्शन देखना है मुझे, ऑप्शन सी 720 मिल गया मुझे, तो मुझे पूरी डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे मिल गया भैया 720, यही है इसका LCM, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर 8 9 10 3 सवाल और कर लिए हैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर इसके आगे के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्राइंगल चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर, हम एक फिगर बना के दी गई है और हमसे कहा गया कि DE पैरेलल BC। जो DE है ये DE इसके पैरेलल है BC के, मतलब ये इसके बिल्कुल बराबर है, इनके बीच में डिफरेंस बराबर है। हमको पता है कि ट्राइंगल के अंदर जब एक पैरेलल लाइन बनाई जाए उसकी किसी भी एक साइड के अंदर, तो वो बाकी की साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने पढ़ी है, BPT थ्योरम जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शन वाला रूल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक छोटा ट्राइंगल बन जाता है, एक बड़ा ट्राइंगल बन जाता है। तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी है, मतलब एक जैसी शेप है, साइज अलग अलग हो सकता है, तो सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम यहाँ से भी बात अपनी शुरू कर सकते हैं कि ट्राइंगल ADE, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बड़े वाले के ABC के, ट्राइंगल ABC। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स के रेशो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी जिन साइडों से हमें मतलब है, मतलब जो साइड हमें गिवन दी गई हैं उनको आप रेशो में लिख दो। जैसे कि यहाँ पर इसकी ये DE और BC दी गई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर वाले की DE अपॉन BC, इनका रेशो हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है ABC में, इधर AE अपॉन AC। एक ये साइड ले लो, इनकी AE छोटे वाले की हो गई और AC बड़े वाले की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज पुट कर दो। भैया DE दे रखा है हमको X, तो D के बदले हमने लिखा X, BC के बदले दे रखा है Y, तो यहाँ पर लिखा हमने Y इक्वल टू AE हमको दे रखा है A छोटा वाला, ये हमने लिख दिया, और AC यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी AC है, ये कितनी होगी, A प्लस B को जोड़कर होगी। देखिए AC यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इसमें ये A भी मिलेगी इतनी, और ये वाला BC भी मिलेगी, EC भी मिलेगी जो कि है B लंबाई की, तो A प्लस B, तो यहाँ पर AC की जगह आ जाएगा A प्लस B। अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, हमको नहीं दिख रहा ना। अभी थोड़ा सा सवाल को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो y है नीचे, ये x के डिवाइड में है, x अपॉन y, x इज डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर ये y डिवाइड में होने की वजह से जब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस y को अब हटा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा अब AY अपॉन A प्लस B, और मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है। क्यों? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C क्या है, यही तो है कि x इज इक्वल टू A इंटू वाई अपॉन A प्लस बी, x इज इक्वल टू A इंटू वाई अपॉन A प्लस बी। तो यहाँ पर ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, और बल्कि नोट क्या करना है, आपको सही आंसर से मतलब होना चाहिए, क्योंकि इसी के आपको मार्क्स मिलने हैं। तो फटाफट से आइए करते हैं इसके आगे के सवाल फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने जा रहे हैं इसी पेपर का। हमारे पास सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर से। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, रफली समझाता हूं आपको। ये एक ग्राफ के आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। इन दो पॉइंट से लेट सपोज एक का पॉइंट यहाँ आया, एक का पॉइंट यहाँ आया, और इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बन गया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट हमने P डाला, जिस पॉइंट ने इस लाइन को 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, मतलब दो हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ, इस पॉइंट ने डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट के हमको x और y के कोऑर्डिनेट बताने के x और y क्या क्या है इसके, समझ में आ गए। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मिड पॉइंट वाला जिसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना है। पढ़ा रखा है मैंने फुल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वैसे तो आपको फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आपका इसमें से आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला आपका है भैया पॉइंट निकालने का m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में तो दोनों के m1 m2 रहेगा ही, m1 प्लस m2 ये रहेगा ही। ठीक है, इससे आपका x वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। y वाला निकालना है, सेम फॉर्मूला है, बस y x की जगह y रख देंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आपका वही रहेगा m1 प्लस m2। इससे आपका y का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। अब ये m1 y1 ये सब चीज़ें हैं क्या, देखिए जो रेशो हमें दी गई होगी सवाल में वो होती है m1 और m2। तो यहाँ पर ये है आपका m1 और ये है आपका m2, ये हो गया। ये आपके x1 y1 हो गए जो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके x2 y2 हो गए जो बाद वाले कोऑर्डिनेट है। तो x1 y1 x2 y2 ध्यान रखना। आइए अब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे फटाफट। m1 क्या है हमारा 2, तो 2 इंटू x2 बाद वाले का x, मतलब यहाँ पर 4, तो ये
ये 4 आ गया, प्लस का प्लस m2, ये रहा m2 है 1 इंटू में x1, ठीक है x1 ये लिखा अच्छा मैंने यहाँ पे m2 x1 पहले वाले का x जो कि है यहाँ पर 1 अपॉन में 2 + 1, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब इधर आ जाओ, m1 हमारा 2 है, y2 बाद वाले का y, ठीक है इसका 6 ये आ गया, प्लस का प्लस m2 हमारा 1 है और y1 मतलब पहले वाले का y ये आ गया 3, और यहाँ पर नीचे आपका ये रहेगा ही रहेगा। बस वैल्यूज रखनी है, इनको सॉल्व कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई है, 2 चौक 8 होता है, प्लस 1 के कम 1 होता है, अपॉन में आ जाएगा इसके ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाओ, 2 छिंग 12 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, 2 + 3 यहाँ पे 2 + 1 3 आ जाएगा, और आगे आ जाओ 8 और 9 यहाँ पे ये आ जाएगा 9/3, ये आ जाएगा 15/3, इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 3 9, और इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो 3 और 5 आपके निकल के आ गए। तो जो भी ऑप्शन 3 और 5 दिख रहा है आपको फटाफट से उसको आप पेल डालो, यहाँ पर यह आ गया ऑप्शन नंबर डी, 3 और 5 ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है फटाफट, ये स्पीड से करना है, आंसर के नंबर मिल रहे हैं। अगला सवाल तो मैं करूंगा ही नहीं, बिना करे आंसर बता दूंगा आपको, जी हाँ, ये एक्सपीरियंस बोलता है। देखिए हमसे कहा गया है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इस नंबर के हमको प्राइम फैक्टराइजेशन बताने, मतलब फैक्टर बताने जो कि प्राइम नंबर में हो। मैंने यहाँ पर ऑप्शन पे नजर मार ली, भैया 21 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है 3 से डिवाइड हो जाता है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 7 से हो जाता है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन सी ही एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, हो ना हो यही इसका आंसर है, करने की जरूरत ही नहीं, और आपको बिलीव ना हो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन सी है। इसको आप समझ सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जो मर्जी जब जो भी बंच पड़ता सब कुछ कर डालें आप। आइए करते हैं इसके अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, हलवा, हलवे से भी हलवा सवाल। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एक फिगर दी गई है हमको, हमसे कहा गया एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का है, बीडी 3 सेंटीमीटर का है। जब ये 4 और ये 3 है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भैया ये वाली 5 होगी, क्यों, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5 3 3 9 4 चौक 16 16 और 25 25 का रूट 5, तो ये वाली तीसरी साइड हाइपोटेनस 5 निकल के आ जाएगा। फटाफट पेल दिया हमने। सीबी है हमारे पास, यहाँ पर ये है कितनी 12 है, ये आपके लिख दिया। यहाँ पर क्या निकालना है, देन कोट थीटा आपको बताना है। तो भैया कोट थीटा क्या होता है जी, कोट थीटा आपका होता है B/P, टैन थीटा का उल्टा, P/B का उल्टा B/P। बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। थीटा यहाँ पर बनाया गया है बहुत ही गंदा सा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, साथ में जुड़ के जो आता है वो बेस होता है। तो बेस हमारे पास क्या है 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, 12/5। कोई सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है भाई, 12/5, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 12/5 सही आंसर है। हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है कि इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, अगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है तो एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है। रेक्टेंगल है, इतनी बात सही मैं समझ गया, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो x प्लस वाई के सामने है 12, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हम लिखेंगे। हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और इधर आमने सामने की ये बराबर होंगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 होगा। भैया ये प्लस का ये माइनस का है, कट जाएगा। x और x कितने x हो जाएंगे आपके, 2x हो जाएंगे, और 12 और 8 20 हो जाएंगे। इस तरह से x की वैल्यू आपकी 10 निकल के आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी होगी भैया, y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई 12 है। अगर x 10 है तो फिर y 2 होगा, 10 और 2 12 होते हैं। तो यहाँ पर x 10 और y 2, ये रहा, हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। ये रहा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2 है। रेक्टिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए x माइनस वाई, अगर मैं 10 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, सही जवाब। x प्लस वाई, अगर मैं 10 और 2 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, सही जवाब। ठीक है, हो गया आपका, ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया, करेक्ट हमने वो कर लिया, चेक कर लिया क्या है भाई सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं आप। अब अगला सवाल हम करेंगे। आ जाओ दोस्तों, 3 क्वेश्चंस को हम एक साथ लपेटेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, द्विसंबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। इफ AC बराबर BC, अगर AC और BC बराबर है, आओ बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया थोड़ा सा बड़ा सा, ये ट्राइंगल आ गया रफली। अब AC और BC बराबर है, तो C को मैंने C मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया, ये हमारी AC साइड हो गई और ये हमारी BC साइड हो गई। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ऐसा हमसे कहा गया है। अब ये 2 साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ऐसा एक प्रॉपर्टी है, हमें पता है। और हमको कहा गया है कि भैया AB का स्क्वायर जो है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के। तो क्या बताना है हमको, एंगल C बताना है कि एंगल C कितना होगा, हमको ये वाला एंगल बताना है। समझ में आ गई बात, आइए तो ये एंगल हमको निकालना है। कैसे कर सकते हैं, जो गिवन है
उससे ही हम अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। देखिए ए बी का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एज इट इज टू ए सी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा भैया ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जब भी तो हुआ होगा ये 2ac का स्क्वायर के 2ac का स्क्वायर होंगे, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो इस 2ac के स्क्वायर को मैं इस तरीके से तोड़कर या खोलकर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमको ये भी दे रखा है कि भैया ac तो bc के बराबर है, तो इसका मतलब मैं किसी भी एक ac की जगह bc रख सकता हूँ। जब ac बराबर bc है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, ac का स्क्वायर भी bc का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि भैया ab का स्क्वायर तो है यहाँ पर, ac का स्क्वायर भी मैं यहाँ पर लिखा रहने दूंगा। एक ac के स्क्वायर की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा bc का स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर bc का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ac और bc बराबर हैं, तो ac का स्क्वायर और bc का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो इसीलिए उसकी जगह एक की जगह मैंने अदला बदली कर दी। अभी देखिए, अब गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ए बी का स्क्वायर मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर बराबर है ए सी के स्क्वायर के इस वाली साइड के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के इस वाली साइड के स्क्वायर के। एक मिनट, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी दो साइडों के स्क्वायर का जोड़ तीसरी साइड के बराबर हो जाए तो क्या होता है? तो वो ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल होता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा। पाइथागोरस थ्योरम तो ये होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका उल्टा कर दो कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो एक राइट ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन रहा होगा कहाँ पर? परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी जो साइड होगी आपकी, सॉरी हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस होगी सबसे बड़ी साइड, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपके परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। तो हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल होता है वही 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब एंगल सी कितना होगा? तो हमें आंसर मिल चुका है कि भैया एंगल सी जो होगा वो होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। इस तरह से हमने आंसर दे देना है। तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है। ठीक है, देखिए इस तरह सवाल आपका बना है। आगे बढ़ेंगे अब हम। तो अगला सवाल पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर से है और लास्ट वीडियो में मैंने आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर पढ़ाई थी जहां पे मैंने आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चन समझाए थे, बड़े वाले कैसे आएंगे वो देख लेना। आइए इसको देखते हैं। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का एक हल, एक सॉल्यूशन, एक रूट है -1 जो हमको दे रखा है। ठीक है, हमसे कहा गया है देन द अदर जीरो, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? तो दूसरा वाला सॉल्यूशन हमको इसका बताना है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशन आने थे, तो एक तो -1 है, दूसरा हमको बताना है। अब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? ये करेंगे बहुत सारे कि इसके करेंगे फैक्टर, जो कि सही तरीका है। फैक्टर करके आंसर आ सकता है भैया। 8 के टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े के 7 आ जाए तो 8 एकम 8 होता है। 8x और 1x लेंगे तो माइनस का 7 लाना, तो इसको माइनस का रखेंगे, इसको प्लस का रखेंगे। बच्चे फिर ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का x माइनस का 8, फिर वो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 8। इस तरीके से फिर ये x माइनस 8 करेंगे। इस तरीके से वो पूरे फैक्टर लाके कर देंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ रहे हैं डियर सर से मैथ और यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगी कैसे कम से कम टाइम में आंसर आएगा, वो आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ाया था, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि भैया रूट्स का प्रोडक्ट और सम होता है। तो रूट्स का सम, अगर हम रूट्स को माने, लेट सपोज अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोज हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, तो इनकी जो प्रोडक्ट, इनकी गुणा, इनकी मल्टीप्लाई जो आती है वो क्या होती है? वो c/a होती है। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जो यहाँ पर है -8। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो a की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो -8 इनकी गुणा आएगी। ठीक है, दो रूट्स जो उसके दो हल हैं। अब आप खुद सोचो, -8 मल्टीप्लाई आएगी उसके दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करने पे, तो एक जो उसका रूट, एक सॉल्यूशन जो है वो है -1। दूसरा क्या है? अब आप खुद सोचो ना कि भैया हम कौन से ऐसे नंबर से माइनस करें, यहाँ पे रखें, कौन सा ऐसा नंबर यहाँ रखें कि जिससे -1 की मल्टीप्लाई करने में -8 आ जाए। तो सिंपल सा आंसर हमको मिल जाएगा कि अगर हम 8 रख दें यहाँ पर, अगर हम 8 की -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया 8 एकम 8 होता है, माइनस का माइनस लग जाएगा, हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर मिल गया? दूसरा रूट उसका 8 होगा। तो हमको फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, हमने डायरेक्ट ही इसकी मदद से हमने अपना आंसर निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पर अपना आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी 8 इसका सही जवाब है। ऐसे आप कर सकते हैं, तो मज़ा आएगा आपको हमारे साथ पढ़ने में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी का। दोबारा से आ गया प्रोबेबिलिटी, लेकिन अब कुछ चेंज है।
इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अब डिफरेंस क्या है, अब है पेयर ऑफ डाइस। अब दो पासे, दो लूडो के दाने एक साथ फेंके गए। तो ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर से दो सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि आए हैं, सीबीएसई बता रहा है हमको, तो भैया ध्यान रखना। तो दो पासे जब फेंके जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा फिर 6 × 6 = 36, 36 हो जाएगा। एक बार फेंकने पे तो 6 नंबर आ सकते थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब हम दो बार फेंकेंगे फिर 6 अलग अलग टाइप के नंबर आ सकते हैं दो लूडो के दाने फेंकने पर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिर हो जाएगा 36। ठीक है, ये वाले 36 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। दोनों पासों पर, दोनों लूडो के दाने पर सेम नंबर आए। कब कब आ सकता है कि हमने दो दाने फेंके ऐसे करके और दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे 2 2 आ सकता है, दोनों पे 3 3 आ सकता है, दोनों पे 4 आ सकता है, दोनों पे 5 और 5 आ सकता है, या फिर दोनों पे 6 और 6 आ सकता है। तो यही वो ऐसे पेयर्स हैं जहां पर सेम नंबर आ सकता है दोनों लूडो के दानों पे। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 6। इसको डिवाइड कर दो, 6 कम 6 6 6 36। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है कितना, 1/6। ऑप्शन नंबर ए 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमने 17 और 18 कर लिए। हालांकि आपको सिर्फ 16 ही करने हैं और आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारे 20 के 20 करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई भी सवाल आप ना छोड़ें। मतलब आपको तो 16 ही करने भैया, फिर तो चॉइस हो गया आपके पास कि जो मर्जी छोड़ना चाहो छोड़ देना। 4 सवाल 16 करके आ जाना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बाकी के 2 करवा देता हूं। लास्ट के 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो हमारा सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। मिड पॉइंट दिए गए हैं, हमको सवाल समझा देता हूं। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से कि एक ये पॉइंट है कोई ग्राफ पे, एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं 3p और y का है 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x के लिए -2 और y के लिए 2q। ये 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। अब इनको एक पॉइंट, इनका मिड पॉइंट, इनको बीच में से बिल्कुल आधा आधा एक पॉइंट जो है वो तोड़ देता है, वो पॉइंट है ये। ठीक है, लिखा हुआ ना इस 2 6, तो वो पॉइंट है ये 2 और 6। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। हमको इस p की वैल्यू निकालनी है, इस q की वैल्यू निकालनी है, और इन p + q को, इनको दोनों को जोड़ के बताना है इनका सम कितना होगा। कैसे करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत आसान फॉर्मूला है, एवरेज निकालना है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार है कि आप क्या करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। जब आप ऐसा करेंगे कि इसका ये x1 लें और इसका x2 लें, इन दोनों को जोड़ें और उसका आधा करें, डिवाइड बाय 2 करें, तो इसका x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इक्वल टू होगा इस 2 के, आप ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से y का निकल के आ जाएगा, y1 + y2/2। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भैया इसका ये जो y है 6 है, इसके बराबर आ जाएगा। तो आइए इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यूज रखते हैं और आंसर लेकर आते हैं। x1 मतलब पहले वाले का x, तो ये हो जाएगा आपका 3p + x2 बाद वाले का, यहाँ पर ले लो x, तो ये हो आपका -2। तो -2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब नीचे देखिए, अब देखिए आगे ये 2 नीचे डिवाइड में है, जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड वाली चीज इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब ऐसे होगी तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। ये मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 3p प्लस और माइनस, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इस 4 में ये प्लस हो जाएगा, तो -2 उधर जाके 4 में जुड़ेगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3p = 6, और यहाँ पर 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर p की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो p निकल के आ गया हमारा 2। इसी तरीके से q निकालेंगे, y1 रखो, y1 मतलब पहले वाले का y 4 + y2 मतलब दूसरे वाले का y 2q = 6 दूनी कितने होते हैं, 12 होते हैं। 4, अब 4 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ये 4 प्लस का है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं उधर क्यों ले जा रहा हूं, इसका भी जवाब है। हमें सिर्फ यहाँ क्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू निकालनी, इसलिए सबको उधर भेजेंगे हम। जो भी यहाँ पर दिख रहा है हमको 4 दिख रहा है, प्लस में है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब ये 4 माइनस का होगा तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये उधर जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर देगा 8 को, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ से आपका क्यू निकल के आ जाएगा 4। अब हमको क्या निकालना था, p + q निकालना था। तो भैया p + q क्या आएगा, 2 + 4, तो 2 + 4 = 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा आंसर है। जहाँ भी ऑप्शन में 6 दिखे
एकदम से उसको आप ऐसे करके गोला बना देना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी जब मैंने रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि अभी मैंने देखिए फुल चैप्टर की वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की, जिसमें मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करवाए सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अब मैं दोबारा से जो सीरीज चला रहा हूँ उसके अंदर में टर्म 1 के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ऐसे 1 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, वो सारे केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है वो आपके मैं करवा रहा हूं उसके अंदर। तो ये भी वीडियोस आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उसके अंदर मैंने इसकी ट्रिक सिखाई थी। भाई ट्रिक क्या थी, देखिए हमको ये बताना है, क्या बताना है कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो वो आंसर पॉइंट के कितने अंकों बाद कट जाएगा, क्या 1 के बाद कटेगा, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखिए शॉर्ट ट्रिक कहती है भैया पहले इसको छोटा कर लो, अगर छोटा हो सकता है तो देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 27, 3 दूनी 27, 3 से ये जाएगा 3 चौक 12, ये हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बताई थी कि भैया नीचे वाले के फैक्टर करो, तो 40 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये तो इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 आई, 3 2 हैं, और 5 की पावर 1 आई। जो हाईएस्ट पावर होती है वही आंसर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो भैया हाईएस्ट पावर ही आंसर है, ऑप्शन सी खत्म। कि पॉइंट के 3 अंकों के बाद ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप कैलकुलेटर उठा के इसको आप काट के देख सकते हैं, पॉइंट के 3 अंकों बाद ही पूरा पूरा कट रहा होगा। इस तरीके से हमने सारे 20 के 20 सवाल कर दिए हैं। आपको 16 ही करने, लेकिन मैंने सारे करवाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो से। तो दोस्तों कैसे लगा आपको सेक्शन ए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैं मैथ स्टैंडर्ड वाला भी ऐसे सॉल्व करवा दूं क्या, प्लस 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 क्या। ये तो मैंने आपको सेक्शन ए करवा दिया है, लेकिन जो मेरी वीडियो की सीरीज चल रही है जहां पर मैं चैप्टर वाइज आपको करवा रहा हूं, चैप्टर 1 और 2 करवा चुका हूं, उसमें मैं क्या करवा रहा हूं, उसमें मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं इसके केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। ये तो 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद जो इसका अगर हम सेक्शन बी देखें, अब देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए आगे क्या है इस पेपर के अंदर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दोस्तों आगे थोड़ा सा हम नज़र मारेंगे। देखिए यहाँ पर आगे आपका सेक्शन बी है, जो भी आपका, इसमें भी 1-1 नंबर के सवाल है, लेकिन इसमें थोड़े हाई लेवल के सवाल हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब ये भी हम कर लेंगे, चलो 1-1 नंबर के हैं, आपने लेट सपोज ये भी आपने कर लिए, इनकी भी तैयारी आपने कर ली, मैं मान लेता हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपका क्या, वो है आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर आपके केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके होंगे क्वेश्चंस बड़े बड़े। ठीक है, ये केस स्टडी देख सकते हैं आप, पूरा मैप आ गया, एक पैराग्राफ आ गया, और आपके सामने पता नहीं क्या ज्योग्राफी पढ़ाने लग गया ऐसा लग रहा है मैथ के अंदर। तो ये काफ़ी कुछ देख सकते हैं आप। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, इनको समझना है। उसके बाद आपको भाई जो ज्योग्राफी चल रही है मैथ के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये लेवल है यहाँ पर केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस का। अब इनके ऊपर फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको करने पड़ेंगे। तो भैया ये है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, इनको कहाँ से समझोगे, तो इनको समझने के लिए यही मैं आपके लिए वो वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आपके लिए हमारे चैनल पर आती रहती हैं। रियल नंबर आ चुका है, पॉलिनोमियल आ चुका है, और चैप्टर्स आपके आते रहेंगे। तो वो वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केस बेस्ड वाले क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करवाओगे, क्योंकि मैं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन उन वीडियो के अंदर आपको करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलग अलग टाइप के, तो उनसे आपके ये वाले केस बेस्ड वाले क्वेश्चन तैयार होंगे। तो दोस्तों इसीलिए इस चैनल की सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है मैथ के एग्जाम में, अगर आप धुएँ उड़ा के आना चाहते हो तो। इसीलिए कहता हूं मैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डियर सर को लाइक करें, वीडियोस को मेरा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए और सीख के अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर वो अपना परफॉर्म करके आ सकें। ठीक है जी, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।